जुनून एपिसोड 75। अब तक आप लोगों ने सुना अपने पति की मौत की सच्चाई जानकर काम्या में गुस्से में खड़ी होती है और एक लोहे की रोड को उठाती है और उस मैनेजर के सर पर बहुत जोर से वार करती है, जिससे मैनेजर का सर फट जाता है और उसके सर से खून पानी की तरह बहने लगता है। जो गुस्सा काम्या की आंखों में था, बाकी मजदूरों की आंखों में भी मैनेजर और यूनियन लीडर के लिए वही गुस्सा था। आप आगे। काम्या अपना दर्द लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रही थी। क्या करती, बेचारे बोल नहीं सकते थे, लेकिन उसका दर्द उसकी चिल्लाहट में सुनाई दे रहा था। उसकी आंखों से पानी की तरह भर रहा था। उसकी बेबसी उसके कांपते हाथों में नजर आ रही थी। प्रेम किसी राजा की तरह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और सामने का नजारा देखने लगता है। काम्या मैनेजर का कॉलर पकड़कर उससे झन छोड़ते हुए अपने चेहरे को अपने सीने पर हाथ लगाती है, जैसे उससे कह रही हो, इस जिस्म के लिए ही तूने मेरे पति को मार डाला, ना उठे हाथ लगा दिखाओ अपनी हवस। अगर मेरे जिस्म के लिए तूने मेरे पति को मारा है तो मैं तेरे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। ला मेरे पति को वापस, जिंदा कर सकता है मेरे पति को। और फिर उस मैनेजर के चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगते हैं और फिर बेबसी से फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ औरतें खड़ी होकर काम्या के पास आती हैं और फिर उसे संभालती हैं। मैनेजर और यूनियन लीडर दोनों ही बेहोश हो चुके थे। एक बॉडीगार्ड दोनों के चेहरे पर ठंडा पानी आकर गिर देता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। मैनेजर को तो पता था कि उसके सामने प्रेम बैठा हुआ है, लेकिन यूनियन लीडर को कुछ होश नहीं था। उसे तो मार मार कर यहाँ पर घसीट कर लाया गया था। इसीलिए यूनियन लीडर जैसे ही होश में आता है, गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, किसने मुझे हाथ लगाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि यूनियन लीडर पर हाथ उठा सके। फिर तभी उसको ये ध्यान मजदूरों की तरफ से आता है और उसे अपने आसपास के लोगों को कोई ख्याल नहीं था। यूनियन लीडर मजदूरों को देखते हुए गुस्से में बोलता है, तुम लोगों ने ही मारा है ना मुझे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई। अरे चंद 40 से 50 लोग हो तुम सब, जानते हो मेरे नीचे कितनी यूनियन काम करती है। चींटी की तरह मसलवा दूंगा, तुम सब लोगों को समझ में आया। टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में फेंक दूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और फिर उस यूनियन लीडर का ध्यान रोती बिलखती काम्या पर जाता है और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। यूनियन लीडर लंगड़ आते हुए काम्या के पास रहता है। अरे जिसको मरना था वो तो मर गया, तू क्यों अपनी जवानी बर्बाद करती है उसके पीछे। मेरे पास आ जाओ, रानी बनाकर रखूंगा। काम्या गुस्से में और अपनी जलती हुई निगाहों से उस यूनियन लीडर को देखती है और फिर खड़ी होकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मार देती है। काम्या के थप्पड़ मारने पर यूनियन लीडर संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि पहले से ही अधमरा था और लंगड़ा रहा था। यूनियन लीडर गुस्से में खड़ा होता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। यूनियन लीडर पर हाथ उठाया कमीनी, मैं तुझे बताता हूँ इन सब लोगों के सामने, मैंने भी तुझे बिना कपटों के ना घुमाया तो मैं भी यूनियन लीडर नहीं। यूनियन लीडर की बात सुनकर सारे मजदूर अपनी आंखों में अंगारे लिए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जितने भी ईंट पत्थर उन लोगों को दिखाई देते हैं, सारे मजदूर उन्हें हाथ में उठा लेते हैं और फिर यूनियन लीडर पर फेंक कर मारने लगते हैं। यूनियन लीडर ईंट पत्थर से बचते हुए मैनेजर के पास आता है और बोलता है, तू आराम से क्यों बैठा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा। ये सारे मजदूर बेकाबू हो गए हैं, इन्हें कंट्रोल में कर, बुला पुलिस को और लाठी चार्ज करवा देंगे। जैसे पहले करवाया था, आधे से ज्यादा टूटी फूटी हालत में घर गए थे और इस बार तो मैं इनमें से आधे मजदूरों को मार ही डालूंगा। उन पुलिस वालों के बीच में अपने आदमी मिलवा दूंगा। और फिर यूनियन लीडर आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही दो मजदूर यूनियन लीडर को पकड़कर उसे घसीटते हुए मजदूरों के पास लेकर आते हैं और फिर यूनियन लीडर और मैनेजर दोनों को ही मजदूरों के सामने फेंक देते हैं। फिर प्रेम की एक दमदार आवाज सभी को सुनाई देती है, ये दोनों आप लोगों के गुनहगार हैं, तो इन्हें सजा देने का हक भी आप लोगों का है। आप लोग जैसा चाहे इन्हें सजा दे सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि कोई पुलिस कोई कानून आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। ये प्रेम सिंघानिया का वादा है। और बस फिर क्या था, सारे मजदूर टूट पड़ते हैं मैनेजर और यूनियन लीडर के ऊपर और उन्हें बुरी तरीके से मारते हैं और कुछ ही देर में एक सन्नाटा पूरी साइट पर फैल जाता है। और जब सारे मजदूर हटते हैं तो यूनियन लीडर और मैनेजर मर चुके थे। और फिर सारी मजदूरों की आंखों में एक ठंडक थी। अमरपाल जी और काम्या की आंखों में अपने पति और बेटे के मरने का दुख जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में सुकून था कि अपने बेटे के गुनहगारों को उसकी सजा मिल गई। अमरपाल जी प्रेम के सामने हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं।
प्रेम उनके हाथों पर हाथ रखता है और फिर उनके कंधे से पकड़कर उन्हें खड़ा करता है। अमरपाल जी रोते हुए बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया और आपने हमें इंसाफ दिलाया। तो प्रेम बहुत ही नर्म भाव से बोलता है, आप जानते हैं जब कंपनी की भागदौड़ दादाजी ने मेरे हाथों में दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा आज मैं तुझे एक कंपनी नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हमारी कंपनी से सिर्फ हमारा घर नहीं चलाती बल्कि सैकड़ों का घर चलाती है। हमारी कंपनी के जरिए सैकड़ों घरों का चूल्हा जलता है और आज मैं तुझे उन सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने एक परिवार का ख्याल नहीं रख पाया, मैं अपने एक भाई को नहीं बचा पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतना बोलकर प्रेम अमरपाल जी के सामने हाथ जोड़ लेता है तो अमरपाल जी प्रेम के हाथों पर अपना हाथ रखकर नामे सर हिलाते हैं और अमरपाल जी के प्रेम गले लग जाते हैं। एपिसोड 76। अब आगे। दोबारा हॉस्पिटल जाने पर नैना बहुत ज़्यादा बिजी थी और पूरे दिन भर नैना विजय से नहीं मिल पाई थी और जब नैना विजय से मिलने गई थी उस समय पर विजय सो रहा था। नैना विजय को अच्छे से चेक करती है और सब कुछ ठीक होने पर राहत की सांस लेते हुए विजय के कमरे से बाहर आ जाती है। नैना की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, इसीलिए नैना वापस घर जा रही थी। मन्नत का दिन सभी से बात करने में गुजर जाता है। शाम के वक्त मन्नत डिनर बना रही थी, तभी नताशा भी मन्नत के पास आकर मन्नत की मदद करने लगती है तो मन्नत खुशी खुशी नताशा को अपनी हेल्प करने देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। नताशा और मन्नत सभी को डिनर सर्व कर रहे थे। नैना भी सभी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी और जैकी की नज़र बस नैना पर टिकी हुई थी। जैकी नैना से दोस्ती करने के लिए नैना से बात करनी शुरू करता है, तो नैना तुम डॉक्टर हो? हाँ। नैना खाना खाते हुए बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। जैकी, पता है मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैं ना गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता था। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर में चोट लग गई थी, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया, वरना मैं भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर होता। नैना अपने आप में ही बड़बड़ आती है, थैंक गॉड, अगर ये डॉक्टर बन जाता तो बाकी के सारे डॉक्टर खुदकुशी कर लेते। जैकी, कुछ कहा तुमने? नैना, नहीं, मैं तो बस अफसोस कर रही थी कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाए। बड़ा दुख हुआ ये जानकर। वैसे तुम्हें पता है प्रेम भैया भी डॉक्टर बनना चाहते थे, हड्डियों के डॉक्टर। वह क्या है ना, उन्हें हड्डियां तोड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। कॉलेज में ना जाने कितने लोगों की हड्डियां तोड़ी है उन्होंने, और शायद अभी भी तोड़ देते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि हड्डियां तोड़ने के बाद हड्डियां जोड़नी भी आनी चाहिए, लेकिन दादाजी ने भैया को बिजनेस पकड़ा दिया और भैया को कंपनी संभालनी पड़ी, इसीलिए भैया जोड़ना नहीं सीख पाए, लेकिन हड्डी तोड़ने का एक्सपीरियंस आज भी उनके बहुत अच्छा है। नैना ने इनडायरेक्टली जैकी को धमकी दे दी थी कि अगर ज़्यादा उड़ने की कोशिश की तो मेरे भैया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तभी मन्नत बात को संभालते हुए बोलती है, चलिए बहुत हो गई बातें, अब सभी लोग आराम कर लीजिए। और वैसे भी कल शोभा माँ ने नताशा की मुंह दिखाई की रस्म रखी है, तो कल घर में फंक्शन है, इसीलिए कल बहुत काम रहेगा। इसीलिए नैना अपने कमरे में जाओ और आराम करो, और जैकी भैया आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। नताशा और प्रणाम भैया, आप भी आराम कर लीजिए। नैना, भाभी भैया नहीं आया अभी तक? मन्नत, हाँ, मेरी कुणाल भैया से बात हुई थी, वो आज किसी काम की वजह से गुड़गांव गए थे, इसीलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। नताशा, मैं आपकी मदद करा देती हूँ। मन्नत, अरे नहीं, अब तो सारा काम सर्वेंट कर लेंगे, मैं भी बस अपने रूम में ही जा रही हूँ। वैसे भी मुझे घर में सिर्फ खाना बनाने की ही इजाज़त है। वो क्या है ना, तुम्हारे जेठ जी को मेरे ही हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए बस खाना बनाने की ही इजाज़त है मुझे, वरना घर के और किसी भी काम को करने की इजाज़त नहीं है। नताशा को मन्नत की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और नताशा बिना कुछ कहे ही बस अपनी गर्दन हल्की सी हिलाकर अपने चेहरे पर एक छोटी सी हल्की मुस्कान लेकर वहां से चली जाती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मन्नत प्रेम का इंतजार हॉल में ही बैठकर करने लगती है। काफ़ी देर तक जब प्रेम नहीं आता तो मन्नत अपनी ड्राइंग बुक लेकर ज्वेलरी की कुछ डिजाइन्स बनाने लगती है। रात के 11:30 बज जाते हैं लेकिन प्रेम अभी तक नहीं आता। मन्नत डिजाइन्स बनाते हुए भी थक जाती है और फिर थोड़ी ही देर में सोफे पर ही सो जाती है। तकरीबन रात के 1 बजे प्रेम घर आता है और जैसे ही प्रेम हॉल में आता है तो मन्नत को सोफे पर सोता हुआ देखता है। प्रेम मन्नत के पास जाता है तो देखता है मन्नत के हाथ में ड्राइंग बुक थी और मन्नत ड्राइंग बनाते बनाते ही सो गई थी। मन्नत को देखकर प्रेम के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
मन्नत को बहुत ही आराम से अपनी बाहों में उठा लेता है ताकि मन्नत की नींद न खोले और उसे अपने कमरे में ले जाता है। पीछे से नताशा प्रेम को मन्नत को अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हुए देख रही थी। नताशा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है और नताशा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद से ही बोलती है, अभी तो आराम से रहो, प्रेम की बाहों में कुछ ही दिन है तुम्हारे पास, इसीलिए एंजॉय कर लो क्योंकि कुछ दिनों बाद प्रेम की बाहों में मैं आऊंगी और तुम इस घर से बाहर जाओगी। तभी नताशा को पीछे से प्रणव की आवाज आती है, स्वीटहार्ट तुम यहाँ क्यों रुक गई, तुम तो किचन से पानी लेने जा रही थी ना। प्रणव बोलते बोलते नताशा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और नताशा के पेट पर अपने हाथ सिरहाने लगता है और अपना मुंह नताशा के बालों में छुपाकर मधोशी से बोलता है, स्वीटहार्ट अभी मेरा मन नहीं भरा, जल्दी से कमरे में वापस चलो, मुझे अभी और तुम्हारे साथ एंजॉय करना है, मेरी प्यास अभी अधूरी है, मैं पूरी तरह से अपनी प्यास बुझा नहीं पाया। नताशा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर प्रणव को बोलती है, नहीं अब नहीं, आपके 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप जाकर सो जाए, मैं पानी लेकर आती हूँ, कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, इसीलिए मुझे अब अपनी नींद पूरी करनी है, वरना सुबह को मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे। प्रणव एक और बार फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। नताशा नहीं बिल्कुल नहीं, अब आप जाकर सो जाए, आपको मेरी कसम। कसम देने पर प्रणव भी हार मानकर नताशा को छोड़ देता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। प्रणव के जाते ही नताशा के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो जाती है और नताशा प्रणव को देखते हुए बोलती है, बस कुछ दिन और उसके बाद प्रेम मेरी बाहों में होगा और मैं प्रेम की बाहों में, तब असली रोमांस होगा। नताशा किचन से पानी लेकर अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। तभी प्रणव नताशा को अपनी बाहों में भर लेता है और सोने लगता है। प्रेम का कमरा। प्रेम मन्नत को बहुत ही आराम से बिस्तर पर लेट आता है और फिर खुद वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम सिर्फ एक लोवर पहनकर फ्रेश होकर बाहर आता है और मन्नत की बगल में लेट जाता है। प्रेम अपनी कोहनी को बिस्तर पर टिकाकर अपनी हथेली पर अपने सर को टिका देता है और बहुत ही प्यार से मन्नत को देखने लगता है। तभी प्रेम को अमरपाल की कही हुई बात याद आती है, आप भी तो शादीशुदा है ना, भगवान ना करें, अगर आपकी पत्नी इस दुनिया में ना रहे तो क्या जी पाएंगे आप अपनी पत्नी के बिना। अमरपाल जी की बात को याद करते ही प्रेम के दिल में एक दर्द सा उठता है और प्रेम थोड़ा सा आगे खिसककर मन्नत के सीने पर अपना सर रख देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। प्रेम आंखें बंद करके अपने मन में बोलता है, मेरे दिल में धड़कन तुम्हारे होने से है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए और अब वही तड़प दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी नहीं। फिर प्रेम थोड़ा सा ऊपर उठता है और फिर मन्नत के माथे को चूमकर थोड़ा सा नीचे होते हुए मन्नत के पेट पर अपना सर रखकर धीरे से बोलता है, आई लव यू वाइफी। मन्नत मुस्कुराकर प्रेम के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोलती है, आई लव यू टू पतिदेव। प्रेम मुस्कुराकर मन्नत को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोलता है, तुम जाग रही थी। मन्नत नहीं, वैसे तो मैं सो ही रही थी, लेकिन जब आप मुझे अपने ऊपर 200 किलो का वजन महसूस हुआ तो नींद खुल गई मेरी। प्रेम जो अब तक आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा था, मन्नत की बात सुनकर एकदम से अपनी आंखें खोलता है और फिर अपना सर उठकर मन्नत के ऊपर आते हुए अपनी आंखें छोटी करके मन्नत को बोलता है, वाइफी तुम्हें मैं इतना भारी लगता हूँ। मन्नत शरारत से अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए हम बोलती है, तो प्रेम अपना पूरा वजन मन्नत के ऊपर डालते हुए बोलता है, अब चाहे मेरा वजन कितना भी हो तुम्हें ये वजन हर रात ऐसे ही बर्दाश्त करना है। मन्नत, मम हटिए मेरा दम घुट रहा है। लेकिन प्रेम हिलता भी नहीं है तो मन्नत एक गहरी सांस लेकर बोलती है, प्लीज पतिदेव हट जाए, मुझे सांस नहीं आ रही है। प्रेम मन्नत की हालत को देखते हुए मन्नत के ऊपर से उठ जाता है, लेकिन फिर अपना सर मन्नत के पेट पर रखकर मन्नत को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन्नत भी मुस्कुराकर प्रेम के बालों में उंगलियां चलाते हुए आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर बाद दोनों ही नींद की आगोश में चले जाते हैं। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।